नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं क्लासिक नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर स्पेशली टॉपिक ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो कि एक यूनिट वाइज टॉपिक आपके सामने रखा गया है। इस कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग को एज ए नोन एज कम्युनिटी साइकेट्री भी बोल सकते हैं और जाना भी जाता है कम्युनिटी साइकेट्री। तो हम इसके अंदर डील करेंगे कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है वो क्या है, कैसे है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिटी का एस्पेक्ट क्यों जुड़ा। तो आप सही सोच रहे हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, फिर एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, फिर अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर कम्युनिटी का एस्पेक्ट कैसे है। तो उस कम्युनिटी के एस्पेक्ट को लेकर एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं पास्ट हिस्ट्री है, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जरिए पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर कि कम्युनिटी का जो एस्पेक्ट है, उद्भव है, वो बहुत ही लगभग 19 के लमसम स्टार्ट हुआ, जिस वक्त कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ सर्विसेज या मेंटल हेल्थ जो केयर थी वो कम्युनिटी के अंदर दी जा रही थी, किसी हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रही थी, अर्थात किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल पा रही थी, इंस्टीट्यूट के बाहर दी जा रही थी और एज ए कम्युनिटी लेवल पर दी जा रही थी। तो उसको हमने नाम दिया कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस। तो इसी के साथ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक बात और भी है कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो एस्पेक्ट है वो पास्ट हिस्ट्री रहा 1900 के लमसम। इसके बाद इसी के साथ इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है इसके अंदर एक एरा जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? एरा। एरा बोले तो युग, एक नया युग रहा कि एरा ऑफ डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। किसका एरा? डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बोले तो कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में वो केयर नहीं दी जा रही है, इंस्टीट्यूट से दूर रहकर वो केयर मिल रही है। और वो केयर जब मिल रही थी तो एज ए कम्युनिटी बेस मिल रही थी, होम बेस मिल रही थी, फैमिली बेस मिल रही थी। उसी को हमने क्या नाम दिया? कम्युनिटी नाम दिया, अर्थात कम्युनिटी बेस केयर नाम दिया, जिसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। और इसी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग एस्पेक्ट के अंदर जो टॉपिक आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन और डी इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मीन ये था कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर एज वेल एज केयर दी जा रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो वो केयर क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहलाई। और जो केयर इंस्टीट्यूट के बाद बाय द होम बेस केयर, कम्युनिटी बेस केयर, फैमिली बेस केयर जो दी गई इंडिविजुअल को एट द होम, एट द कम्युनिटी, एट द सोशल सिस्टम सपोर्ट, तो उस केयर को हमने क्या बोला कि इसकी केयर कहीं ना कहीं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के थ्रू चल रही है। तो वो जो एरा था वो एरा कहीं ना कहीं एरा ऑफ डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहलाया। और उस एरा के उस युग की वजह से ही हम कम्युनिटी बेस केयर को आज पढ़ पा रहे हैं और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का उद्भव वहीं से स्टार्ट हुआ है। इसी के साथ इसके लिए भी एक प्रावधान होना बहुत ही आवश्यक है कि सरकार के जो गवर्नमेंट है उसका कहीं ना कहीं मैंडेट्स होना बहुत आवश्यक है, मैंडेट्स ऑफ गवर्निंग की जन आदेश और कानूनी जनादेश होना बहुत ही आवश्यक है, जिसको हम मैंडेट्स ऑफ गवर्निंग बोलते हैं। तो वो जनादेश क्या था कि कहीं ना कहीं एक एक्ट के द्वारा इस चीज़ को रखा गया है कि कम्युनिटी बेस केयर हम रख सकते हैं जो भी मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनके लिए, जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि वो एक्ट क्या था? कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स एक्ट। कौन सा एक्ट? कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स एक्ट 1963। कब आया? 1963। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स एक्ट आया जो कि 1963 के अंदर रखा गया। इस एक्ट के थ्रू हमने देखा कि कहीं ना कहीं हम कम्युनिटी बेस केयर दे सकते हैं। ये एक कानूनन जन आदेश हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं मैंडेट्स ऑफ गवर्निंग। क्या बोल सकते हैं? मैंडेट्स ऑफ गवर्निंग। मैंडेट्स ऑफ गवर्निंग का मतलब है कि सरकार का क्या है कि आपको आदेश है, सरकार की तरफ से आपको कानूनन
आदेश है कि आप कम्युनिटी बेस्ड केयर कहीं ना कहीं दे सकते हैं मेंटली इल पेशेंट्स को। ये हमारा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स एक्ट 1963 में जो तब्दील हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि कहीं ना कहीं जो केयर दी जा रही है उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक बिल पारित होना चाहिए, एक एक्ट होना चाहिए, और उस एक्ट को हमने नाम दिया कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स एक्ट। कि कम्युनिटी बेस्ड आप कुछ सेंटर्स का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ पे मेंटल इल पेशेंट्स को केयर दे सकते हैं। ये कंसेप्ट था कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स एक्ट का। इसी के साथ हम देखें कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी साइकेट्री। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ऑल्सो नोन एज साइकेट्री, और तो हम बोल रहे हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो उसे को क्या बोल सकते हैं, कम्युनिटी साइकेट्री। तो कम्युनिटी साइकेट्री को लेकर एक डेफिनेशन आपके सामने प्रस्तुत है, तो देखिएगा डेफिनेशन। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग एज ए आपके सामने है। और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक प्रकार का ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर नॉलेज है इस चीज़ का, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, जिसके थ्रू मेंटली इल पेशेंट्स को आप प्रिवेंट कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे उनकी हेल्थ को, मेंटेनेंस कर पाएंगे उनकी हेल्थ को, और आफ्टर इलनेस आप उनको क्योर के एज ए आप रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज भी दे पाएंगे। ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं डेफिनेशन के तौर पे आपके सामने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में डिफाइन करता है। तो फिर से देखिए कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग is the application of knowledge of the mental health nursing, और इसी के अंदर ऐड है कि प्रिवेंटिव साइकेट्री एज ए प्रिवेंशन ऑफ द मेंटली इल पेशेंट्स एंड प्रमोटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज ऑफ द पेशेंट्स आफ्टर द इलनेस क्योर। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कहीं ना कहीं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मेनली 4 एस्पेक्ट्स चलते हैं। वही एस्पेक्ट्स के बेस पे इसकी डेफिनेशन हमने रखी है कि प्रिवेंशन है, ठीक है, प्रमोशन है, क्यूरेशन या क्यूरेटिव है, और रिहेबिलिटेशन या रिहेबिलिटेटिव है। तो ये 4 कंपोनेंट्स एज हम किसी भी डेफिनेशन को कम्युनिटी बेस्ड रख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसकी डेफिनेशन रखी है कि कम्युनिटी साइकेट्री की डेफिनेशन को ऐड किया है। अभी 4 जो मेंशन हो रहे हैं कहीं ना कहीं प्रिवेंशन है, क्यूरेशन है, प्रमोशन है, और आपका इलनेसेस के बाद में रिकवरी का फेज रिहेबिलिटेशन है। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग स्पेशली हम बाद में पढ़ेंगे। प्रिवेंटिव साइकेट्री स्पेशली रखा जाएगा, प्रमोटिव साइकेट्री स्पेशली रखा जाएगा, इसी के साथ क्यूरेटिव या ट्रीटमेंट साइकेट्री अलग से रखा जाएगा, और लास्ट में रिहेबिलिटेटिव साइकेट्री भी अलग से रखा जाएगा, जिसके अंदर स्पेशली वोकेशनल रिहेबिलिटेशन करना है पेशेंट का, साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन के अंदर ही आएगा। इसी के साथ वोकेशनल एजुकेशनल जैसा भी आपको करना है उसके रिगार्डिंग हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर इसको डील करेंगे आगे। तो देखिएगा कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में हमने पढ़ा कि एक प्रकार का ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग की नॉलेज है, और उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको इलनेस को प्रिवेंशन करना है, हेल्थ का प्रमोशन करना है, क्यूरेटिव करना है, रिहेबिलिटेटिव करना है सर्विसेज को। ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन कहलाता है। अब इसके अंदर हम जब पढ़ेंगे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर, तो इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स की डील करनी है हमें, जिसके अंदर फर्स्ट वन टॉपिक आज हम डील करेंगे मेंटल हेल्थ सर्विसेज। क्या करेंगे? मेंटल हेल्थ सर्विसेज। इसके अलावा और भी टॉपिक्स आपके सामने प्रस्तुत होंगे बाद में, जैसे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन, मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, मेंटल हेल्थ एजेंसीज, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं जो कि पूरी कंप्लीट कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी साइकेट्रिक है, उसके बारे में हम आगे 1 बाय 1 डील करेंगे। और आज का अपना जो स्पेशली टॉपिक है वो क्या है? मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज क्या है। तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज से मैं आपको डील करने से पहले कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का बारे में बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी हेल्थ जो सर्विस है
उस कम्युनिटी हेल्थ सर्विस के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज से पहले कम्युनिटी सर्विस के अकॉर्डिंग हमने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेशली 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3 भागों में, जो कि आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर और टर्सरी लेवल पर हम इसके लेवल्स को डिवाइड करते हैं। अब जो आपने कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवाइड किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक डिफरेंट है। क्या है कि जो आप एक कम्युनिटी हेल्थ बेस के ऊपर आपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसाइड किया है, उसके अंदर और कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ समय के लिए पहले उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग है उसके अकॉर्डिंग और कम्युनिटी नॉर्मली हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार रखा गया है। तो ऐसे में ट्राई आपको समझाना चाहूँगा इसके बारे में कि हमारे पास स्पेशली जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने देखा है कि अपने 3 डिविजन्स में हम इसको पढ़ते हैं कि प्राइमरी लेवल, इस लेवल पे प्राइमरी लेवल, उसके बाद में सेकेंडरी लेवल, कौन सा लेवल? सेकेंडरी लेवल, उसके बाद में टर्सरी लेवल, कौन सा लेवल? टर्सरी लेवल। ये 3 लेवल हैं जिसके बेस पे हम हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइमरी लेवल के अंदर सब सेंटर, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अकॉर्डिंग। इसी के साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कौन से सेंटर? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसी के साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसके अंदर ऐड होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और थर्ड वन कंसेप्ट के अंदर ऐड होंगे स्टेट एंड नेशनल हॉस्पिटल्स, स्टेट एंड नेशनल हॉस्पिटल्स। ये आपके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉर्मली हम बता रहे हैं कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल के बेस के ऊपर हम इस केयर को रखते हैं। तो देखिएगा कि प्राइमरी लेवल के अंदर सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर जो आपको सर्विसेज मिलती है उसको कौन सी लेवल की सर्विस बोलेंगे? प्राइमरी लेवल की। यदि आपको सर्विस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर और इसी के साथ आपको जो सर्विस मिले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उसको हम रखेंगे सेकेंडरी लेवल के ऊपर। और थर्ड वन जितने भी स्टेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर नेशनल हॉस्पिटल्स हैं, उन सर्विसेज को हम किसके अंदर रखेंगे? टर्सरी लेवल के ऊपर। और सेंट्रल हॉस्पिटल्स को भी टर्सरी लेवल के ऊपर हम रखेंगे। ये जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं नॉर्मली हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनमें जो अभी बताने वाला हूँ मेंटल हेल्थ सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कुछ इससे डिफरेंस होगा। तो ये इसीलिए बताया है मैंने पहले कि कहीं ना कहीं आप इसको उसको लेकर कंफ्यूज ना हो। अब हम जो डील करेंगे उसके अंदर स्पेशली आपको बताया जाएगा कि किस किस लेवल पर हम कैसे कैसे डिवीजन कर सकते हैं, उस डिवीजन के बेस पे हम केयर को रखते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं हम सबसे पहले कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट दी प्राइमरी लेवल, किस लेवल पर? एट दी प्राइमरी लेवल, एट दी प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल के बेस के ऊपर हम इस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि प्राइमरी लेवल के बेस के ऊपर, किस लेवल के ऊपर? प्राइमरी हेल्थ के बेस लेवल के ऊपर हम इसके अंदर पढ़ेंगे सब सेंटर, ठीक है। ऐड होगा आपका पीएससी, ठीक है। ऐड होगा आपका सीएससी, ऐड होगा आपका नर्सिंग होम्स। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके जो नॉर्मली हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ये डिफरेंट बात नहीं हुआ। ये देखिए कि उसके अंदर सब सेंटर और पीएससी को प्राइमरी लेवल के ऊपर रख रहे थे, और यहाँ पे आप सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और आपका नर्सिंग होम, 4 स्पेशली चीज़ों को हम इसके अंदर रख रहे हैं। 4 सेंटर्स को हम इसके अंदर रख रहे हैं कि जितने भी छोटे मोटे नर्सिंग होम्स हैं, सब सेंटर है, आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वो सभी किस लेवल के ऊपर है? प्राइमरी लेवल के ऊपर है।
इसके बाद में स्पेशली हम डील करेंगे कि सब सेंटर का और सीएससी का कोई इतना नहीं है। इसी के साथ पीएससी के ऊपर कैसे क्या मैनेजमेंट रहे एक मेंटल इलनेस का, उसके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि रोल्स ऑफ ए मेडिकल ऑफिसर, इसके रोल्स ऑफ ए मेडिकल ऑफिसर ऑन दी पीएससी, इसके ऊपर पीएससी के ऊपर हम रोल्स देखेंगे एक मेडिकल ऑफिसर के ऑन दी पीएससी। अब इस रोल्स के अंदर हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट वन कि क्या रोल है एक मेडिकल ऑफिसर के पीएससी के ऊपर। अब आपको पता है कि जो पीएससी है उसका कंप्लीट कंट्रोल कौन करते हैं, जो एमओ होते हैं मेडिकल ऑफिसर वो करते हैं। और ये कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि करतार सिंह कमेटी 1903 के थ्रू दिया गया है कि जो भी पावर ऑफ इंचार्ज है पीएससी का वो किसके पास रहेगा, मेडिकल ऑफिसर के पास। तो इस बेस पे हम बात करते हैं कि रोल ऑफ ए मेडिकल ऑफिसर ऑन दी पीएससी, पीएससी के बेस पे क्या रोल रहेंगे मेंटल हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट वन प्रोवाइड दी स्किल, क्या करेंगे, प्रोवाइड दी स्किल टू दी टीम मेंबर्स, जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको आप क्या करो, स्किल्स प्रोवाइड करो। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए क्या कहा जा रहा है कि उनको मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग उन टीम मेंबर्स को आप क्या करो, स्किल्स प्रोवाइड करो। इसी के साथ सपोर्ट एंड सुपरविजन करो, क्या करो, जो आपके सपोर्ट एंड सुपरविजन के लिए कहा जा रहा है, वो किसके लिए कहा जा रहा है कि पेशेंट्स का प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उनका बेस बनना है, उनको उनकी एंजाइटी को दूर करना है, रिफ्रेशमेंट करना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी है उनके लिए, उनसे बातचीत करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर करते हैं। इसी के साथ आपको क्या करना है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट। अब ये तो पता ही है कि पीएससी है जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह ही बताने की कोशिश कर रहा है कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो बेस्ट होगा। इसी के साथ टू दी ट्रीटमेंट आस्पेक्ट प्रोवाइडेड, कि आपको जो ट्रीटमेंट आस्पेक्ट है वो प्रोवाइड करवाना है। वो ट्रीटमेंट आस्पेक्ट प्रोवाइडेड कराते कराते हम इसी के साथ क्या करेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे। जो हमारे मेंटल हेल्थ मेंबर्स है उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो लास्ट वन पॉइंट क्या रहेगा, मॉनिटरिंग ऑफ द हेल्थ मेंबर्स, हेल्थ मेंबर्स जो भी हैं आपके मेंटल हेल्थ मेंबर्स उनकी हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि उनके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्या स्टेटस हमारे पास है। तो देखिए कि मेडिकल ऑफिसर के क्या क्या रोल हो सकते हैं ऑन दी पीएससी, कि पीएससी के ऊपर एक मेडिकल ऑफिसर रिगार्डिंग टू ऑन दी पीएससी रिगार्डिंग टू किसके रिगार्डिंग टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग क्या एस्पेक्ट उसको रखने हैं। तो इसके रिगार्डिंग स्पेशली 5 पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं कि जो भी पीएससी के ऊपर टीम मेंबर्स है उनको क्या करना है, स्किल्स प्रोवाइड करना है। अब मानते हैं कि स्किल्स उनके पास है तभी वो वहाँ पे है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग उनको स्पेशली स्किल्स देने की आवश्यकता है जो कि एक मेडिकल ऑफिसर प्रोवाइड करवाए। उसके बाद सपोर्ट एंड सुपरविजन, जो भी पेशेंट्स है उनका प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, उनका सपोर्ट बनना है, हमें उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उनका हेल्प करना है। इसी के साथ स्टाफ का भी प्रॉपर क्या करना है, हेल्प करनी है बाय द मेडिकल ऑफिसर्स। कोई भी दिक्कत आई स्टाफ को, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं मेडिकल ऑफिसर्स को सोल्व आउट करने की पूरी कोशिश करें। इसी के साथ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी को भी हम समझाइश करेंगे, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ एजुकेशन एज ए मास एजुकेशन के सामने रखेंगे और मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग जो भी मिसकंसेप्शन है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट
टू दी ट्रीटमेंट आस्पेक्ट प्रोवाइडेड। और आपको क्या करना है, जो ट्रीटमेंट आस्पेक्ट है वो प्रोवाइड करवाना है प्रॉपर्ली। इसी के साथ मॉनिटरिंग करना है जो भी हेल्थ मेंबर्स हैं उनका। तो हमने पढ़ा कि जो आपका फर्स्ट वन है एट द प्राइमरी लेवल, उसके अंदर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और नर्सिंग होम्स ऐड होने हैं। और कहीं ना कहीं एज ए मेडिकल ऑफिसर पीएससी के ऊपर रिगार्डिंग टू एमएचएन क्या रोल्स रख सकते हैं, उन रोल्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ा कि मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, टीम मेंबर्स को स्किल्स प्रोवाइड करवाएगा, सपोर्ट एंड सुपरविजन करेगा, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करेगा और कहीं ना कहीं क्या करेगा कि ट्रीटमेंट आस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा और मेंटल हेल्थ मेंबर्स का क्या करेगा, उनकी भी मॉनिटरिंग के ऊपर रखेगा। इसके बाद में कुछ इफेक्टिव मीजर्स हो सकते हैं हमारे लिए, क्या हो सकते हैं इफेक्टिव मीजर्स। वो इफेक्टिव मीजर्स भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रखते हैं रिगार्डिंग टू पीएससी पर ही हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि आपके जो इफेक्टिव मीजर्स पॉइंट हैं वो क्या हो सकते हैं। इफेक्टिव मीजर्स फॉर द पेशेंट्स, इफेक्टिव मीजर्स फॉर द मेंटली इल पेशेंट्स, उनसे पेशेंट जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनके लिए हम क्या रख सकते हैं, एक इफेक्टिव मेजरमेंट रख सकते हैं। अब इस इफेक्टिव मैनेजमेंट मेजर्स के अंदर हम पढ़ेंगे पॉइंट्स, तो देखिएगा कि सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसके अंदर कि हमारा डायग्नोसिस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो करेक्ट डायग्नोसिस विद एक्सप्लेनेशन, क्या होना चाहिए, करेक्ट डायग्नोसिस विद एक्सप्लेनेशन, करेक्ट डायग्नोसिस विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्या करना है, आपका डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस से भी नहीं होगा कि डायग्नोस कर दिया आपने, ऐसा नहीं होगा। डायग्नोसिस के बाद आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि कोई भी डायग्नोसिस अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट ये लेते हैं हम कि अवॉइडिंग दी अननेसेसरी डायग्नोसिस। जो अननेसेसरी डायग्नोसिस है उसको हम क्या करेंगे, अननेसेसरी डायग्नोसिस को अवॉइड करेंगे। अवॉइडिंग दी अननेसेसरी डायग्नोसिस, जो अननेसेसरी डायग्नोसिस है उनको हम अवॉइड करेंगे और जो भी डायग्नोसिस होगा वो करेक्ट करेंगे। और इसी के साथ हम कहीं ना कहीं अननेसेसरी डायग्नोसिस को अवॉइड करेंगे। और थर्ड वन पॉइंट टीचिंग करेंगे। क्या करेंगे, जो टीचिंग करते हैं हम उस टीचिंग के अंदर रिलैक्सेशन थेरेपी ऐसे काम मिलेंगे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स काम मिलेंगे कि टीचिंग्स जो स्किल है, टीचिंग्स रिलैक्सेशन टेक्निक, कि टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक से क्या है कि कई बार मेंटली पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हम टीच करवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इरिटेट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा टीच नहीं करवाना है। इसी के साथ आपको गाइडेंस करना है डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए। क्या करना है, गाइडेंस टू डेली रूटीन एक्टिविटीज। इसके लिए डेली रूटीन एक्टिविटीज के लिए आपको क्या करना है, गाइडेंस करना है। और गाइडेंस के अंदर हम क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं उसको क्या बताना है कि जो डेली रूटीन एक्टिविटीज है वो आपको प्रॉपरली करना है। और फिर हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको मेडिकेशन प्रॉपर करना है। मेडिकेशन यूज, क्या करना है, मेडिकेशंस ऑफ यूजेस, कि आपको मेडिकेशंस का प्रॉपर्ली यूज करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इफेक्टिवली मीजर्स फॉर दी मेंटली इल पेशेंट्स। पहले हमने मेडिकल ऑफिसर की रिगार्डिंग सर्विसेज देखी, अब हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि इफेक्टिव मीजर्स फॉर दी मेंटली इल पेशेंट्स के रिगार्डिंग क्या रख सकते हैं कि आप जो भी डायग्नोसिस करो वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। इसी के साथ उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अवॉइडिंग द अननेसेसरी डायग्नोसिस। तो जो अननेसेसरी डायग्नोसिस है उनको तो अवॉइड करना आवश्यक नहीं है। क्यों है कि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि जो आपके अवॉइडिंग अननेसेसरी होते हैं, अवॉइडिंग करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली फिजिकली इलनेस वाले पेशेंट्स का भी यदि आप बार बार डायग्नोसिस वगैरह करते हैं तो वो इरिटेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटली पेशेंट्स के यदि आप बार बार डायग्नोसिस करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब इस इलनेस के दौरान हम क्या कर सकते हैं
कि आपकी जो अवॉइडिंग है वो डायग्नोसिस बिल्कुल अवॉइड होना चाहिए, और उस डायग्नोसिस से अवॉइडेंस होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेंटल इलनेसेस वाला पेशेंट है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एजिटेशन या वोलेंट बिहेवियर शो आउट कर सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वन देखते हैं टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं टीच जब हम करा रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो उस टीच के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स इरिटेट हो सकता है, तो टीचिंग स्किल्स हमको प्रॉपर्ली नहीं रखना है। टीचिंग स्किल्स प्रॉपर्ली का मतलब ये है कि आप एक बार अच्छे से टीच करवा दीजिए, बार बार बिल्कुल भी उसको टीचिंग नहीं करवाइए। अब उस टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक का क्या फायदा रहेगा कि जो आपका पेशेंट है वो इरिटेट नहीं होगा, एजिटेशन नहीं होगा, वोलेंट बिहेवियर शो आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट, गाइडेंस टू डेली रूटीन एक्टिविटीज। और आपको क्या करना है, जो डेली रूटीन एक्टिविटीज है उसके रिगार्डिंग उसको गाइडेंस करना है, क्योंकि काफ़ी मेंटली पेशेंट्स क्या करते हैं कि अपनी गाइडेंस के अंदर हम इसी चीज़ को रखेंगे कि आपकी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज है उनको प्रॉपरली कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि एक टाइम बहुत ज़्यादा इम्पटी रहता है, तो कहीं ना कहीं लेजर टाइम के अंदर बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है, तो कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा कोज हो सकती है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हम इस चीज़ का कंसेप्ट रखते हैं। नेक्स्ट वन, मेडिकेशंस ऑफ यूजेज। फिर जाके आपके लिए क्या कर सकते हैं कि आप मेडिकेशंस का प्रॉपर यूज कर सकते हैं, और मेडिकेशंस का यूज हम जब कर रहे हैं तो उसके लिए साइकोफार्माकोलॉजी का कंसेप्ट है। साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं, एज ए एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंजियोलाइटिक्स, एंटी एपिलेप्सी, ऐसे काफ़ी सारे ड्रग्स आपके सामने देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हमने देखा कि एट द प्राइमरी लेवल आपके पास सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और नर्सिंग होम्स हैं, और उसके बाद में हमने देखा कि मेडिकल ऑफिसर्स की क्या क्या अवेलेबिलिटी, क्या क्या सर्विसेज एट द PSC हो सकती है, वो चीज़ हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि इफेक्टिव मीजर्स फॉर द मेंटल इल पेशेंट्स क्या हो सकते हैं, उस चीज़ के रिगार्डिंग हमने ये चीज़ें रखी। अब हम बात करना चाहेंगे कि PSC के ऊपर कहीं ना कहीं नर्सेज रोल भी आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ द नर्स इन PSC। रोल ऑफ नर्स या फिर आप नर्सिंग भी बोल सकते हैं इन PSC के ऊपर एक स्पेशली नर्स का रोल क्या है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि IPD एंड OPD की रोल्स इन दी IPD, रोल्स ऑफ दी IPD एंड OPD की जो आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट वाले पेशेंट है उनके लिए भी, और कहीं ना कहीं इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हम ये चीज़ ऐड करते हैं। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ एजुकेशन क्या चीज़ है, मेंटल हेल्थ एजुकेशन, कि आपको मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर्ली रखना है। इस मेंटल हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग हम रखेंगे कि जब भी हम एजुकेशन रखते हैं, ऐसे जब आपने डिजीज पढ़ा है, कहीं ना कहीं हम NCP करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान, तो उसके अंदर भी एंड के अंदर हम क्या जोड़ते हैं, हेल्थ एजुकेशन। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं नर्सेज की रोल के अंदर क्या होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ एजुकेशन जरूर ऐड करनी चाहिए। यदि पेशेंट्स न्यूरोटिक इलनेस का है तो वो खुद समझ सकता है, अदरवाइज उसके फैमिली मेम्बर्स को या उसके साथ वाले जो भी सपोर्टर्स हैं या फिर फ्रेंड है तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन रख सकते हैं एज ए मास एजुकेशन। नेक्स्ट पर बात करना चाहेंगे कि PSC के ऊपर मल्टीपर्पज का रोल, किसका रोल, मल्टीपर्पज का रोल। जो मल्टीपर्पज वर्कर होता है उसके क्या रोल होंगे, मल्टीपर्पज वर्कर रोल्स। तो इसके अंदर भी स्पेशली हम 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे कि आइडेंटिफिकेशन करना है केसेस का, ठीक है, हम केसेस को जानेंगे। इसके अलावा फर्स्ट एड है, रेफरल सर्विसेज है, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्पेशली मल्टीपर्पज वर्कर के द्वारा भी मेंटल हेल्थ एजुकेशन दी जा सकती है। तो देखिए रोल ऑफ नर्सिंग PSC के अंदर हमने देखा कि जो भी IPD OPD पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे, अर्थात उनके लिए हम प्रॉपर एक तरीके से काउंसलिंग वगैरह, गाइडेंस वगैरह उनको प्रॉपरली केयर रख सकते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ एजुकेशन रख सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपर्पज वर्कर के रोल हो सकते हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस करेंगे। इसी के साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस करेंगे सबसे पहले,
उसके अलावा हम पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ एजुकेशन रख सकते हैं। इसी के साथ हम पेशेंट्स को फर्स्ट एड सर्विसेज रख सकते हैं और हम उनको रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो आप सभी जानते हैं PSC के ऊपर रेफरल सर्विसेज एज ए CSC होगा, जो कि हमारा फर्स्ट रेफरल यूनिट कहलाता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये हमारा कंसेप्ट हुआ एट प्राइमरी लेवल, जिसके अंदर हमारे हेड होते हैं सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और नर्सिंग होम्स। आप कंफ्यूज ना हो कि स्पेशली प्राइमरी लेवल के अंदर जो हम पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं किस बेस पे है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज। यदि आप नॉर्मल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते तो प्राइमरी लेवल पर ओनली फॉर ओनली सब सेंटर और PSC ऐड होता, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ सर्विस की। तो हमने अच्छे से डील की कि कहीं ना कहीं एट प्राइमरी लेवल हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब एट दी सेकेंडरी लेवल। इस लेवल की एट दी सेकेंडरी लेवल। अब आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो हम सेकेंडरी लेवल पढ़ने वाले हैं और जो टर्सरी लेवल पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हमको ज़्यादा इनके अंदर रूल्स ऑफ नर्सिंग वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो हमने सारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रखी है वो कहीं ना कहीं स्टेट सेकेंडरी टर्सरी लेवल के ऊपर ही पढ़ रखी है। तो मैं सेकेंड में बात करना चाहूँगा एट सेकेंडरी लेवल। इस लेवल पर सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपके जो हॉस्पिटल्स है वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे जनरल साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जनरल साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स, और एज ए इनको हम यूनिट में कंसीडर करते हैं तो जनरल साइकेट्रिक हॉस्पिटल यूनिट्स। इसी के साथ सेकेंड वन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऑर्गेनाइजेशन? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके किसके अंदर ऐड होते हैं? जो आपका सेकेंडरी लेवल है उसके अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं। तो स्पेशली देखिए जनरल साइकेट्रिक हॉस्पिटल यूनिट्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, और जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कौन से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो भी इसके अंदर ऐड होंगे। अब आपको मैं पहले बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं टर्सरी लेवल जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐड होंगे। तो ये एक बेड की स्ट्रेंथ के ऊपर और कितने क्या पेशेंट्स का वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है एक साथ, उस बेस के ऊपर हम इस चीज़ को डिवाइड करते हैं। तो देखिए कि एट सेकेंडरी लेवल हमने जोड़ा जनरल साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स यूनिट, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इसके बाद में हम बात करेंगे कि एक्टिविटीज ऑफ द साइकेट्रिक हॉस्पिटल, कि जो एक्टिविटीज होंगी साइकेट्रिक हॉस्पिटल की एट द सेकेंडरी लेवल वो क्या होंगी। जो सेकेंडरी लेवल है उसकी एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? एक्टिविटीज ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स, एक्टिविटीज ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल। इस साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स की एक्टिविटीज क्या होंगी? इस साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स की एक्टिविटीज के अंदर मैं आपको पहले बताऊं कि कहीं ना कहीं जो हमने इसके अंदर पढ़ा है प्राइमरी हेल्थ लेवल के ऊपर जो पढ़ा है वही चीज़ें तो कंसीडर नहीं है। इसके अलावा कुछ स्पेशल पॉइंट्स और हैं, जैसे कि इन पेशेंट केयर, जो कि उसके अंदर भी ऐड है, इसके अंदर भी ऐड है। इन पेशेंट केयर, आउट पेशेंट केयर, ओके, इन पेशेंट केयर, आउट पेशेंट केयर। इसी के साथ रिसर्च सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? रिसर्च सर्विसेज, डायग्नोसिस सर्विसेज, डायग्नोसिस सर्विसेज। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। ये सभी हम किसके अंदर एक्टिविटीज मेजर करते हैं? कहीं ना कहीं सेकेंडरी लेवल के ऊपर। इसके ऊपर सेकेंडरी लेवल के ऊपर, सेकेंडरी लेवल के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटीज है? इन पेशेंट केयर, आउट पेशेंट केयर, रिसर्च, डायग्नोसिस सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन। इसी के साथ MHE, मेंटल हेल्थ एजुकेशन। ये सभी मेजर्स पॉइंट हम किसकी एक्टिविटीज के अंदर रखते हैं? कहीं ना कहीं आपके सेकेंडरी लेवल के ऊपर हम इस चीज़ को मेजरमेंट में रखते हैं। तो देखिएगा कि प्राइमरी लेवल पढ़ा, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पढ़ा। सेकेंडरी लेवल के अंदर जो एक्टिविटीज आ रही है, इन पेशेंट केयर है, आउट पेशेंट केयर है, रिसर्च केयर है, इसी के साथ डायग्नोसिस सर्विसेज है, रिहैबिलिटेशन है, मेंटल हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज हैं, जो सभी इसके अंदर ऐड होते हैं। नेक्स्ट वन हम देखेंगे लास्ट वन एट टर्सरी लेवल। इस लेवल के ऊपर
टर्सरी लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर टर्सरी लेवल के अंदर हम पढ़ेंगे कि टर्सरी लेवल के ऊपर सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी। क्या होगा कि टर्सरी लेवल के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी। तो थर्ड नंबर एट टर्सरी लेवल, इस लेवल पर टर्सरी लेवल, इसके अंदर देखिए कि टर्सरी लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके टर्सरी लेवल के ऊपर जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, क्या है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वो ऐड होंगे इसके अंदर। इसी के साथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ऐड होगा, और नेक्स्ट वन जो भी आपके एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज और मेंटल हेल्थ सर्विसेज, वो इनके अंदर ऐड होते हैं। तो देखिए कि जो आपका टर्सरी लेवल है उसके अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों इसके अंदर ऐड होंगे। इसी के साथ सेकंड वन जो आपका वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐड होगा। अब आप बोल सकते हैं कि सर सेकेंडरी लेवल पर भी है और टर्सरी लेवल पर भी है, तो वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कुछ छोटे लेवल पे हो सकता है और ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है, एज ए स्टेट सेंट्रल लेवल पे। और इसी के साथ एनजीओ जो है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी हम सेंट्रल लेवल के ऊपर टर्सरी लेवल के अंदर डिफाइन करते हैं। अब इसी के लिए भी हम वही एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म हो सकती हैं टर्सरी लेवल के ऊपर। तो इसके अंदर भी हमको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो सभी हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं वो इसी के अंदर ऐड हो जाती है। फैमिली एंड मेंटल हेल्थ एजुकेशन आपको फर्स्ट पॉइंट रखना है, फैमिली एंड मेंटल हेल्थ एजुकेशन, ये आपका क्या रहेगा, फर्स्ट वन एक्टिविटी रहेगी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिविटीज ऑफ कहीं ना कहीं टर्सरी लेवल। कौन सी एक्टिविटी, टर्सरी लेवल की एक्टिविटी, जिसके अंदर हमने पढ़ा फर्स्ट वन फैमिली एंड मेंटल हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट वन फॉलो अप करना है, क्या करना है, फॉलो अप सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज, फॉलो अप सर्विसेज। कि पेशेंट ठीक हो गया उसके बाद आना है जा रहा है हॉस्पिटल, इसके लिए फॉलो अप सर्विसेज है। इसी के साथ ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन रखना है, आपको क्या करना है, ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन रखना है। प्रॉपर जो स्टाफ है उसका क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह और इवैल्यूएशन भी हम रखते हैं। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, रिसर्च को भी इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं, रिसर्च को भी इंक्लूड करते हैं, रिसर्च सर्विसेज। तो ये जो एक्टिविटीज़ है वो किसके अंदर आ रही है आपकी, कि जो एक्टिविटीज़ हैं एट द टर्सरी लेवल, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली एंड मेंटल हेल्थ एजुकेशन को ऐड करना है, फॉलो अप सर्विसेज को ऐड करना है, ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन को ऐड करना है और रिसर्च सर्विसेज को हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल के ऊपर, टर्सरी लेवल के ऊपर क्या हो जाएगा, मेंटल हेल्थ सर्विसेज का आस्पेक्ट रख दिया जाएगा। तो ये जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो कंसेप्ट है, जिसके अंदर स्पेशली कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का कंसेप्ट रखा गया है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और जो इसकी शुरुआत हो रही है इस यूनिट की, वो कहाँ किससे हो रही है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग से। तो सबसे पहले हमने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग को जाना एज ए नोन एज कम्युनिटी साइकेट्री, और उसी के अंदर हमने डेफिनेशन को जाना। डेफिनेशन के बाद हमने सब ब्रॉड टॉपिक्स जो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, उसके अंदर स्पेशली फर्स्ट टॉपिक से डील की मेंटल हेल्थ सर्विसेज। और मेंटल हेल्थ सर्विसेज को भी हमने 3 भागों में बांटा, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल। और इसको समझने के लिए हमने कहीं ना कहीं एक पुराने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की, जो कि अभी तक चला हुआ आ रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल। इसके अंदर जो प्राइमरी लेवल आ रहा है उसके अंदर सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, नर्सिंग होम्स है। इसके अलावा सेकेंडरी लेवल के अंदर हमने क्या पढ़ा, जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सभी, इसके अलावा वॉलंटरी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल्स वो आ गए।
वो इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा जनरल साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स यूनिट इसके अंदर आता है, स्पेशली 3 आ गई, जनरल साइकेट्रिक हॉस्पिटल यूनिट्स, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, लास्ट वन देखा टर्सरी लेवल। टर्सरी लेवल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होगी, जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं एट द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट वो सभी इसके अंदर ऐड होंगे। इसके अलावा आपकी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है या जो बड़ी लेवल पर है वो भी इसके अंदर काउंट होगा। इसके अलावा जो भी NGOs हैं, जो आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसके अंदर ऐड होंगे, जो बड़े लेवल पे हैं, और उनको भी हम टर्सरी लेवल के अंदर स्टडी करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मेंटल हेल्थ सर्विसेज कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप सभी से कि अच्छा लगा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और यदि आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर हमारे को सजेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।